Welcome, everybody. This is our first class in Units and Dimensions chapter and class 11 physics. Till now, in this series, we have made videos for basic mathematics, and in this video, we are going to cover our first chapter related to units and dimensions. And my motto to start this series is to provide comprehensive and detailed explanation for competitive students, like those students who are preparing for JEE and NEET. So I'm keeping in view their requirements, and I will be preparing these lessons according to them. So these videos will be slightly on higher side as compared to those basic videos which you need whether in your board classes. So if you like our videos and you find them useful, then please press the like button and share these videos as much as possible and subscribe to our channel. So with this, let's start today's video. And if you want to support us financially, you can scan these codes, and whatever amount you like, you can denote. Uh, and you can also support us by sharing these videos. So with this, let's start today's video. सो इन वीडियोस में हमारा पर्पस ये है दैट हम आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कराएं जो आपको कम्पिटिटिव के बेसिस पे, कम्पिटिटिव एग्जाम्स के बेसिस के आपको हेल्पफुल हो. सो हम यहाँ पे इतना ज़्यादा बेसिक्स कवर नहीं करेंगे. हमारा मेन पर्पस रहेगा कि हम आपको बेसिक थ्योरी जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है वो कवर करें, और उसके साथ हम आपको इन हैंड न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस होते हैं उनका हम डेमो दें. हम आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो नीट एंड जेई मेंस के हैं वो हर चैप्टर के सॉल्व करके हर चैप्टर के साथ अवेलेबल करवाएंगे. सो जो हमारी प्रोसेस है थोड़ा स्लो हो सकती है बिकॉज ये सब प्रिपेयर करने में टाइम लगता है, बट आई विल ट्राई टू बी as much as fast and as much early as possible. So अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो हमें हमारे कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं, और वीडियो को शेयर कीजिए. और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्कैन करके सपोर्ट कर सकते हैं. सो विद दिस, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. जो हम सबसे पहला टॉपिक आज कवर करने वाले हैं दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स. और उसके बाद फिर हम राउंडिंग कवर करेंगे. सो सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं. सिग्निफिकेंट फिगर्स का मीनिंग होता है दीज आर नंबर्स विच कैरीज मेजरमेंट सिग्निफिकेंस. मीन्स जब मेजर किया गया किसी भी लेंथ को, जैसे हम लेंथ मेजर कर सकते हैं, मास मेजर कर सकते हैं, तो उस मेजरमेंट के टाइम पे इन नंबर्स की सिग्निफिकेंस थी, तो दैट्स वाई इन नंबर्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं. सपोज जब आपने मास मेजर किया, सो इट वाज 2 kg, तो यहाँ पे 2 का सिग्निफिकेंस है, दैट्स वाई ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है. सपोज आपने लेंथ मेजर की तो ये हो गया 200 मीटर, तो यहाँ पे 2 एंड जीरोस का सिग्निफिकेंस है, तो ये सिग्निफिकेंट हो गया. बट सपोज कीजिए आपके पास एक नंबर है 200, तो यहाँ पे जो ये 2 जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है बिकॉज इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 10⁻². तो यहाँ पे जो 10⁻² होती है एडिशनल पावर, ये कोई सिग्निफिकेंस कैरी नहीं करती. इनके जो रूल्स हैं हम जस्ट आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे. तो यहाँ पे ओनली 2 जो है वो वैल्यू कैरी करता है. तो इसमें कुछ स्टेप्स होंगे जब भी आपको सिग्निफिकेंट डिजिट्स को फाइंड आउट करना होगा. तो उसके लिए आप स्टेप्स में क्या करोगे. सबसे पहला स्टेप है स्टेप नंबर ए,
फाइंड इफ देयर इज एनी यूनिट। सबसे पहले ये देखिए कि जो आपको वैल्यू दी गई है उसमें कोई यूनिट है या नहीं है। तो हमारे पास इसके टू पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, फर्स्ट इज यस एंड सेकंड इज नो। सो फर्स्ट इज यस एंड सेकंड इज नो। यूनिट गिवन है यस, यूनिट गिवन नहीं है। यूनिट क्या होती है? जो आपके बाद में यहाँ पे मिलती है, जैसे लेंथ के केस में मीटर यूनिट होती है, मास के केस में किलोग्राम यूनिट होती है, और सेंटीमीटर भी यूनिट होगी, तो सेंटीमीटर गिवन है तो सेंटीमीटर भी आप ले सकते हो, ग्राम गिवन है तो आप ग्राम भी ले सकते हो। और आपको इसमें जो आपको स्टार्टिंग में दी जाए उसको लेना है, बाद में अगर आप उसको कन्वर्ट करते हो तो कन्वर्जन के बेसिस पे आप सिग्निफिकेंट फिगर को डिसाइड नहीं करोगे। इनिशियली जो आपको वैल्यू प्रोवाइडेड है हमेशा आपको वही वैल्यू लेनी है। सो आवर फर्स्ट केस इज, अगर यूनिट गिवन है, सो जब भी यूनिट गिवन होगी उसका मीन्स एवरीथिंग इज सिग्निफिकेंट। कोई भी नंबर लिखा होगा, कैसे भी लिखा होगा, सब सिग्निफिकेंट होगा। सपोज लिखा है 4 मीटर, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1, यहाँ पे एक नंबर है। अगर 200 मीटर लिखा है तो इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, बिकॉज 3 डिजिट लिखे। अगर 5000 किलोमीटर लिखा है तो इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर 0.05 मीटर लिखा है तो इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इफ सपोज कीजिए 5 ग्राम लिखा है तो इसके अंदर 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। नाउ मीन्स जब भी आपके पास यूनिट है तो कोई भी नंबर लिखा होगा वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। अब जस्ट आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपको पहली वैल्यू से दूसरी वैल्यू में कन्वर्ट करके पूछा जाए, सपोज आपको दे दिया जाए दैट 5 kg आपके पास कोई क्वांटिटी है, फिर आप उसको ग्राम में कन्वर्ट कर देते हो, तो ये हो जाएगा 5000 ग्राम्स, बिकॉज 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। तो अब इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर बताओ। तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा इनिशियल कंडीशन के देखने हैं, फाइनल के नहीं देखने। इनिशियल वैल्यू आपको 5 kg गिवन है और बाद में आपने उसको कन्वर्ट किया 5000 ग्राम में, तो इस सिनेरियो में इसके पास 1 सिग्निफिकेंट डिजिट था तो इसके पास भी 1 सिग्निफिकेंट डिजिट ही माना जाएगा। बिकॉज जब मेजरमेंट किया गया था, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं जो मेजरमेंट से डिसाइड होते हैं, बिकॉज जब मेजरमेंट किया गया था जो हमारे पास स्केल थी वो किलोग्राम की स्केल थी और उसमें आपने एक सिंगल डिजिट के बेसिस पे वैल्यू को नोट किया। तो बाद में जब हम ग्राम की स्केल ले रहे हैं तो हम सिग्निफिकेंस को चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज जो भी आपने अप्रोक्सीमेशन लिया, जब आप सपोज कीजिए 5 किलोग्राम की अगर आप स्केल यूज कर रहे हो, आपके पास आप अपना वेट मेजर कर रहे हो और आपके पास एक ऐसी मशीन है जो सिर्फ किलोग्राम में वैल्यू शो करती है, जो कि या तो 1 किलोग्राम शो करेगी या उसके बाद सीधा 2 किलोग्राम यूज करेगी, फिर ओनली 3 यूज करेगी और ओनली 4 किलोग्राम आंसर शो करेगी। तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि सपोज कीजिए आपकी एक्चुअल वैल्यू थी 5.001 किलोग्राम, ये एक्चुअल वेट था आपका। बट जब आपने मेजर किया, बिकॉज वो मशीन इनको शो ही नहीं कर सकती ये 001 को, तो वो इसको क्या करेगी, सीधा 5 kg शो करेगी। तो यहाँ पे आपका जो सिग्निफिकेंट है वो ओनली 5 है। दैट्स वाई जब आप इसको कन्वर्ट करते हो तो आपके सिग्निफिकेंट डिजिट इंक्रीज नहीं होने वाले, बिकॉज जो अभी आपने ये 3 जीरोज लगाई हैं कन्वर्ट करके, ये आपने मैथमेटिकली लगाई हैं। जब आपने मेजरमेंट की उस टाइम पे ये 3 जीरोज वहां पे नहीं थी, उस इंस्ट्रूमेंट के पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो इन 3 जीरोस को भी मेजर कर सके। दैट्स वाई जब भी आप यूनिट कन्वर्ट करते हो तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर कभी भी चेंज नहीं होता। और इसका रिवर्स भी ट्रू है। अगर आपके पास कोई ग्राम की मशीन है, मींस आपने वेट को मेजर किया, आपने वेट को मेजर किया और वो मशीन आपकी ग्राम्स में मेजर करती है और उसने आपको आंसर दिया 5001
ग्राम्स। अब जब आप इसको कन्वर्ट करते हो तो इसको कन्वर्ट करके आप क्या लिखोगे? 5.001 किलोग्राम। तो यहाँ भी इसके पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है एंड ये हमसे एक एक्स्ट्रा लग गया। वेट अ मिनट, इसको हम सो यहाँ इसके पास 4 थे, तो यहाँ भी इसके पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट थे और यहाँ भी इसके पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट ही रहेंगे। सपोज आप इसको 5000 ग्राम मेजर करते तो आप इसको ऐसे राइट करोगे, देन 5.00 किलोग्राम मीन्स आपके पास ये डिजिट्स की वैल्यू भी मेजरमेंट से आई है। तो जब भी आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट आए और उसमें यूनिट गिवन हो तो उसका हर डिजिट सिग्निफिकेंट हो जाएगा, और जब आप कन्वर्जन करोगे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कभी चेंज नहीं होगा, जितने स्टार्टिंग में थे उतने ही फाइनल में रहेंगे। और उस सिनेरियो में वो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो आपका मेजरमेंट करने का मेथड था, उस मेजरमेंट करने की वजह से जो आप प्रिसीजन वैल्यू आपको मिली वो आप प्रीवियस जो आपने मेजरमेंट की थी उसी की लोगे, फाइनल आपने कन्वर्ट करके के लिया उससे मेजरमेंट कन्वर्ट नहीं हो जाती। मेजरमेंट आप पहले कर चुके हो तो उसमें जो एक्यूरेसी है वो उतनी ही रहेगी, कन्वर्जन से एक्यूरेसी चेंज नहीं होने वाली। सो विद दिस ये हमने यूनिट वाला पार्ट कर लिया कि अगर आपके पास कोई भी यूनिट होगी तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या रहेंगे। नाउ अब आते हैं कि जब आपके पास कोई यूनिट नहीं है, जब आपके पास कोई यूनिट नहीं है तो आपके पास 2 टाइप के नंबर्स हो सकते हैं। फर्स्ट, नॉन डेसिमल, जिनमें कोई पॉइंट नहीं आता, और सेकंड होंगे डेसिमल नंबर्स जिनमें पॉइंट्स आएंगे। तो नॉन डेसिमल्स का एग्जांपल क्या होंगे? नॉन डेसिमल के अंदर आएगा सपोज 72, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे? 2। अगर आप इसको 720 लिख देते हो तो जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती, उससे हमें कोई वैल्यू कोई नंबर नहीं मिलता, मीन्स जीरो को मेजर नहीं किया जाता। आप जीरो को मेजर नहीं कर सकते, आप 1 को मेजर कर सकते हो, 2 को मेजर कर सकते हो, 3 को मेजर कर सकते हो, बट जीरो को आप मेजर नहीं कर सकते। सो मीन्स यहाँ पे भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। बट अगर आपके पास ये ऐसे है तो इस सिनेरियो में ये 0 सिग्निफिकेंट होगी, तो इस सिनेरियो में आपके पास हो जाएंगे 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अगर आपके पास 003 लिखा है तो इसमें आपके पास ओनली 1 सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, बिकॉज अगेन ये जीरो मेजरेबल नहीं है। एंडिंग और स्टार्टिंग जीरोज मेजरेबल नहीं होती बिकॉज वो जस्ट स्केल पे डिपेंड करती है कि आप किस टाइप की स्केल यूज कर रहे हो। आप 1 मीटर की स्केल यूज करते हो, आप 1 किलोमीटर की स्केल यूज करते हो, तो डिपेंडिंग अपॉन स्केल आपकी फाइनल और एंडिंग जीरोज चेंज होती रहती है। बट जो आपकी बीच वाली जीरोज है वो एज इट इज रहेंगी, कभी भी स्केल चेंज होने से जीरो नहीं जाने वाली। मीन्स फॉर एग्जाम्पल आप कोई लेंथ मेजर कर रहे थे और अभी हम उसमें यूनिट नहीं लगा रहे, तो जब आपने मीटर स्केल यूज की, जब आपने मीटर स्केल यूज की तो उसमें आपको आंसर मिला 1000, और जब आपने किलोमीटर स्केल यूज की तब उसको आपको वैल्यू मिली 1। मींस जो लास्ट की जीरोज हैं और ऐसे जो स्टार्टिंग की जीरोज होती हैं वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की स्केल यूज कर रहे हो। अगर आप छोटे यूनिट वाली स्केल यूज करोगे तो आपको लास्ट में जीरोज मिल सकती हैं, आपको बड़ी वैल्यू मिलेगी, और अगर आप बड़े लेंथ की स्केल यूज करते हो, लार्ज यूनिट यूज करते हो, तो आपको स्मॉल नंबर्स मिलेंगे। सो दैट्स वाई स्टार्टिंग और एंडिंग जीरोस को सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता, बट जो जीरोस बीच में आ रही है उनको सिग्निफिकेंट माना जाता है। तो ये हो गया हमारे नॉन डेसिमल पॉइंट्स। अब आते हैं हम डेसिमल्स पे कि जब हमारे पास ऐसे पॉइंट हो, नंबर्स हो जिनमें डेसिमल हो, और इनको भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, स्टार्टिंग विद नॉन जीरो, और देन उसके बाद आते हैं स्टार्टिंग विद जीरो।
एग्जाम्पल के फॉर्म पे लेट अस डिस्कस इनको भी। तो जो नॉन जीरो से स्टार्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2.01, ये आपका नॉन जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट जीरो नहीं है। तो इसमें आपके पास कितने सिग्निफिकेंट होंगे? 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स इसमें आपके पास होंगे। उसके बाद सपोज कीजिए आप इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हो 2.10, तो इसमें आपके पास कितने सिग्निफिकेंट होंगे? इसमें भी आपके पास 3 सिग्निफिकेंट होंगे, बिकॉज इस सिनेरियो में आपकी जो स्केल थी वो यहां तक मेजर कर सकती थी। मींस जो यही स्केल थी जिसने 1 और 0 मेजर किया, यही स्केल ऐसे 1 भी मेजर कर सकती थी। दैट्स वाई पॉइंट के केस में जो लास्ट वाले डिजिट्स हैं इनको सिग्निफिकेंट माना जाता है। सो अगर आप इसको 1001 लिखोगे तो इसका मीनिंग हो गया इसमें हमारे पास टोटल 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अगर यहाँ पे ये पॉइंट नहीं होता तो ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं होने वाला था। तो नॉन जीरो में दैट्स वाई हमने आपको जो नॉन डेसिमल है उनको अलग से बताया कि नॉन डेसिमल में स्टार्टिंग और एंडिंग जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होती, बट जब आप डेसिमल सिस्टम में आ जाते हो तो जो एंडिंग जीरोस हैं, ये एंड वाली जीरोस हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और इसलिए ये सिग्निफिकेंट होती हैं। अगर मैं इसी को ऐसे लिखता 0.210, तो इस केस में मेरे पास ओनली 3 सिग्निफिकेंट जीरो होते। इसमें भी बिकॉज जो नॉन डेसिमल वाला पार्ट है ये, इसमें स्टार्टिंग की जीरो इंपॉर्टेंट नहीं होती, दैट्स वाई इसको आप कंसीडर नहीं करोगे। सो हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दैट 3.001, तो इस सिनेरियो में इसके पास टोटल 4 सिग्निफिकेंट होंगे, बिकॉज जो जीरोस हैं वो बीच में आ रही हैं। अगर जीरोस कभी भी बीच में आए तो सिग्निफिकेंट हो जाती है, मींस उनको प्रॉपर वे में मेजर किया गया है। और पॉइंट्स के बाद अगर कोई जीरो आती है तो उसको मेजर किया जाता है, तो दैट्स वाई वो सिग्निफिकेंट होती है। बट अगर नॉन पॉइंट वाला है, नॉन डेसिमल वाला है, तो उसमें स्टार्टिंग और एंडिंग जीरो यूनिट्स पे डिपेंड करती है, ना कि एक्चुअली वो वहां पे आ रही हैं। दैट्स वाई उनको नॉन सिग्निफिकेंट माना जाता है। अब आते हैं हम स्टार्टिंग विद जीरो, जो नंबर्स जीरो से स्टार्ट होते हैं, लाइक 0.002। तो इस सिनेरियो में आपके पास टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे 3, बिकॉज स्टार्टिंग का जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ओ सॉरी 1, नोट 3, 1 सिग्निफिकेंट होगा बिकॉज जो ये जीरोस हैं ये तभी सिग्निफिकेंट होती है अगर इनसे पहले कोई नॉन जीरो नंबर होता। इनसे पहले कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है, दैट्स वाई ये सिग्निफिकेंट नहीं है। बट अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं 0.0020, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, ये जीरो सिग्निफिकेंट होगी, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट होंगे। लेट मी राइट लाइक दिस 3003। अब ये जो बीच वाली जीरो है इनसे पहले एक नॉन जीरो नंबर आ गया, मींस अब ये दोनों भी सिग्निफिकेंट होगी, तो टोटल सिग्निफिकेंट हो गए 4। अब अगर आप ऐसे लिखते हो 0.03030, तो यहाँ पे आपके पास सिग्निफिकेंट होंगे टोटल 4, बिकॉज ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, इससे पहले कोई नंबर नहीं है, तो ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, और ये लास्ट के आपके 4 डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे। सो दैट्स हाउ आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। तो हमारे पास जब हम इसको क्लासिफाई करते हैं तो हम ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं। हम आपको एक रिवीजन दे देते हैं कि सबसे पहले आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि जो आपको नंबर दिया गया है उसके पीछे कोई यूनिट है या नहीं है। अगर उसके पीछे कोई यूनिट लगी हुई है तो सभी के सभी चीजें, उसमें जो भी नंबर्स हैं सभी के सभी सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, चाहे वो 4 हो या 200 हो। 4 में 1, 4 मीटर में 1 सिग्निफिकेंट, 200 में 3, 5 किलोमीटर में 4 एंड 0.05 मीटर में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। अगर 5 ग्राम लिखा है तो 1 सिग्निफिकेंट होगा। एंड अगर आप यूनिट कन्वर्जन करते हो, मींस आप 5 किलोग्राम से 5000 ग्राम में जाते हो, तो वहां पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कभी चेंज नहीं होंगे। और उसका रीजन ये है कि जब आपने 5 किलोग्राम को मेजर किया था, तो जो आपकी उस टाइम पे जो मशीन थी जिसकी हेल्प से आपने मेजर किया, वो ओनली किलोग्राम में मेजर कर सकती थी, वो ग्राम में मेजर कर ही नहीं सकती थी। तो
उस मेजरमेंट की एक्यूरेसी उस मशीन की वजह से ओनली उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आएगी जितने में उसने मेजरमेंट की है। अगर ये 15 किलोग्राम होता है यहाँ पे, तो इसके सिग्निफिकेंट 2 होते, और आप उसको ग्राम में कन्वर्ट करते तो भी सिग्निफिकेंट डिजिट 2 ही रहेंगे, बिकॉज मेजरमेंट के टाइम पे एक्यूरेसी आती है, ना कि कन्वर्जन के टाइम पे। सो मेजरमेंट के टाइम पे जो आंसर रहेगा उसकी एक्यूरेसी मानी जाएगी, फाइनल एक्यूरेसी, और उसके हिसाब से ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स डिसाइड होंगे। अगेन यहाँ पे अगर आप ग्राम्स, आपके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप ग्राम में मेजर कर रहे होते, तो 5001 ग्राम के केस में आपको 4 सिग्निफिकेंट मिलेंगे, और अगर आप उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो भी आपको 4 सिग्निफिकेंट ही मिलेंगे। 5000 ग्राम के केस में आपको 4 सिग्निफिकेंट मिलेंगे अगर आपकी इनिशियल मेजरमेंट ग्राम्स में है, और आप उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो भी वहां पे 4 सिग्निफिकेंट ही रहेंगे। नाउ मूविंग टू नॉन यूनिट, कि जहां पे आपके पास यूनिट नहीं है, तो उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक तो नॉन डेसिमल और एक डेसिमल। नॉन डेसिमल के केस में स्टार्टिंग और एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होती, ओनली मिडल जीरो सिग्निफिकेंट होंगी। जैसे 72 के केस में ओनली 2 सिग्निफिकेंट, 720 के केस में 2 सिग्निफिकेंट, एंड 72,084 में 5 सिग्निफिकेंट होंगे, बिकॉज यहाँ पे जीरोस बीच में आ गए और इनसे पहले एक नॉन जीरो नंबर है। किसी भी जीरो के सिग्निफिकेंट होने के लिए उससे पहले एक नॉन जीरो नंबर का होना जरूरी है, और उसके बाद भी एक नॉन जीरो नंबर का होना जरूरी है अगर वो डेसिमल में नहीं है। तो डेसिमल के केस में अगर उससे पहले हो तो वो सिग्निफिकेंट हो जाती है, डेसिमल के केस में उसके पहले और उसके बाद दोनों जगह पे नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, नॉन डेसिमल के केस में। तो जैसे 003 है तो इसके केस में ओनली 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है। अब जब हम डेसिमल के केस में आएंगे, तो डेसिमल के केस में फिर से हमारे पास 2 कैटेगरीज आती हैं। पहले जो 0 से स्टार्ट नहीं होते, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो जो 0 से स्टार्ट होते हैं उनके केस में जो भी आपके अगर जो, बिकॉज ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहे, तो इसके बाद जो भी नंबर आएगा वो सभी के सभी सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। जैसे 2.01 में 3, 2.10 में 3, 2.11 में 3, और अगर ये 2.01001 लिखा है तो इसमें टोटल 4 + 1 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाते हैं। अगर आप इसको 3.001 लिखते हो तो भी 4 हो जाएंगे, और अगर आपने स्टार्टिंग में 0 लगा दी, ये जैसे 02 लिख दिया, तो ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं होगी, ये 2.10 ही रहेगा, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट ही रहेंगे। नाउ जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 के स्टार्ट होने वाले केस में क्या क्या कंडीशन अप्लाई होगी कि जब भी आपकी जीरोज आ रही हैं, अगर डेसिमल से वो पहले 0 है तो उसके पहले नॉन जीरो नंबर होना जरूरी है, जैसे कि 1 या 2, बिकॉज ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो इनके डेसिमल से पहले सभी जीरोज होंगी, और बाद में भी अगर जो जीरोज आ रही हैं उनसे पहले भी एक नॉन जीरो नंबर होना जरूरी है। जैसे 0.002 है तो इसमें ओनली 1 सिग्निफिकेंट है। 20 अगर आप कर दोगे तो इस 0 से पहले एक नॉन जीरो आ गया तो ये 2 सिग्निफिकेंट है। इसके केस में 4 है, और इसके केस में भी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। सो विद दिस हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट्स का पार्ट कंप्लीट होता है, और इसके बाद हम राउंडिंग पे आएंगे, राउंडिंग ऑफ पे। और ये जो हम सब आपको करवा रहे हैं, ये सब हम सिर्फ कंपटीशन के बेसिस पे ही आपको करवा रहे हैं, मीन्स हम इसमें इतनी ज़्यादा थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे। सो जो कंपटीशन के स्टूडेंट्स हैं उनको इससे हेल्प मिलेगी, बिकॉज हम ये जो मैक्सिमम पार्ट है वो आपको ओनली कंपटीशन रिलेटेड ही करवाएंगे यहाँ पे। सो विद दिस जो हम अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज राउंडिंग। हम अभी राउंडिंग पे फोकस करेंगे। तो राउंडिंग क्या होती है? जब भी किसी आप नंबर को ट्रंकेट कर देते हो डिपेंडिंग अपॉन एनी क्राइटेरिया, तो उसको राउंडिंग बोला जाता है। मेजरमेंट को ट्रंकेट कर देना मींस, सपोज कीजिए आपने एक मेजरमेंट किया और वो आई आपको 3.22 मीटर, बट आपको उसके अंदर ओनली, अब जैसे अगर इसके अंदर आप सिग्निफिकेंट डिजिट्स पूछा जाए तो इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, बट आपको जो जहां पे आप फॉर्मूला में वर्क कर रहे हो वहां पे ओनली 3 सिग्निफिकेंट डिजिट रिक्वायर्ड है, तो आप इसको कन्वर्ट करोगे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में, तो ये 3.2 हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को राउंडिंग बोला जाता है, जहां पे आप सिग्निफिकेंट डिजिट्स को कम करते हो डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट्स, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं।
तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स को डिसाइड करने के लिए आपको हमेशा क्या करना होगा, सपोज कीजिए आपके पास एक नंबर है 6.250 और इसमें अभी सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, इसके अंदर अभी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो सपोज कीजिए आप इसको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे राउंड ऑफ करना चाहते हैं, तो हम पहले 1 वाला एग्जांपल लेते हैं जहां पे आपको थोड़ा इजी रहेगा एक्सप्लेन करना और समझना, अंडरस्टैंड करना। तो सपोज कीजिए यहाँ पे 251 लिखा हुआ और आप इसको कितने पे राउंड ऑफ करना चाहते हो, ये अभी 4 डिजिट सिस्टम है, ये अभी 4 डिजिट में है, तो पहले हम इसको 3 डिजिट में राउंड ऑफ करते हैं। तो जब आप इसको 3 डिजिट में राउंड ऑफ करोगे तो आपको इसको स्प्लिट कर लेना है ऐसे 6.25, 3 आपने अलग लिख लिए और 1 आपने अलग लिख लिए। अब आपको ये देखना है कि जो ये वाला डिजिट है क्या ये 5 से ग्रेटर है, अगर ये 5 से ग्रेटर नहीं है तो आपको इसको ड्रॉप कर देना है। तो इसको ड्रॉप करके आपको मिलेगा ओनली 6.25 और आप सक्सेसिव राउंडिंग ऑफ नहीं कर सकते, मींस अब इसको अगर आप 2 पे राउंड ऑफ करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर आपको सेम को 2 डिजिट में राउंड ऑफ करना है, अब आप इसको अगर 2 डिजिट में राउंड ऑफ करना चाहते हो तो आपको स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। ये 4 डिजिट है, आप इसको 2 डिजिट में राउंड ऑफ करना चाहते हो तो 6.2 आप सेपरेट लिखोगे और ये 51 आप सेपरेट आउट लिखोगे। और अब ये देखोगे कि बिकॉज ये 2 डिजिट में है तो पहले हम 1 डिजिट के लिए 10 का स्केल ले रहे थे, अब 2 डिजिट अगर हम आ गए हैं तो हम 100 का स्केल लेंगे। तो 100 के स्केल पे क्या ये 50 से ऊपर है, उसके हाफ से ज्यादा है, तो यस ये 51 हाफ से ज्यादा है। तो आप इसको ड्रॉप करके जो 1 है इसको ड्रॉप करके यहाँ पे एक 1 ऐड कर दोगे, सो आंसर हो जाएगा 6.3। अगर ये 6.259 होता, ये अगेन 4 डिजिट में है और आपको इसको 2 डिजिट में राउंड करना होता तो आप 6.2 ऐसे लिखते हैं और 59 सेपरेट लिखोगे। और ये क्या ये 100 के हाफ यानी 50 से ज्यादा है तो यस, तो आप इसको ड्रॉप कर दोगे और यहाँ पे 1 ऐड कर दोगे, तो ये हो जाएगा 6.3। सो ये 2 एग्जांपल हमने कर लिए जहां पे हमें नंबर ज्यादा मिल रहा था। अगर इसी को आपको 1 डिजिट में राउंड ऑफ करना होता, अगर इसी को हमें 1 डिजिट में राउंड ऑफ करना है तो 6.259 सपोज हम ले रहे हैं, ये 4 डिजिट में है और आपको 1 डिजिट में राउंड ऑफ करना है तो ये 6 आप सेपरेट लिखोगे एंड 259 आप सेपरेट लिखोगे। नाउ अब ये आपके पास 3 डिजिट्स हैं तो 3 डिजिट्स के लिए हम 1000 की स्केल लेंगे और आप ये देखोगे कि क्या 1000 की स्केल में ये उसके हाफ से ज्यादा है यानी कि 500 से ज्यादा है, तो नहीं है, तो इसको राउंड ऑफ करके आपको मिलेगा 6। सो दैट्स हाउ आप राउंडिंग कर सकते हो जब आपको जो आपका लास्ट नंबर है वो 0 ना हो 5 के बाद वाला, बिकॉज यहाँ पे 5 के बाद कोई भी नंबर 0 नहीं है। अब हम 5 के बाद 0 वाला केस देखते हैं जहां पे कंफ्यूजन होगा। तो सपोज कीजिए ये लिखा है 6.250 और अभी ये 4 डिजिट में है और आप इसको 3 डिजिट में राउंड ऑफ करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे 6.25 और यहाँ पे आपके पास 0 है, तो ये ओनली 0 है, तो इसको आप एज इट इज लीव करोगे। मींस अगर आप इसको 3 डिजिट में राउंड ऑफ करना चाहते थे तो लास्ट में आपका ये जो आंसर जो लास्ट पॉइंट बचता है दैट इज 0, तो 0 को आप इंडिविजुअल 0 को कभी राउंड ऑफ नहीं करेंगे तो ये एज इट इज फिनिश हो जाएगा, तो ये आपको 6.25 ही देगा। बट अगर आप इसको 2 डिजिट में राउंड ऑफ करना चाहते हो तो 6.25 डिजिट 250 को आप 2 डिजिट में अगर राउंड ऑफ करोगे तो आपके पास 6.2 सेपरेट आएगा एंड 50 सेपरेट आएगा। और नॉर्मली आपको आप क्या करने वाले थे, अभी आप ये 100 की स्केल पे इसको देखते कि क्या ये 50 से ज्यादा है या कम है, अगर कम होता तो आप ड्रॉप कर देते, अगर ज्यादा होता तो यहाँ पे 1 ऐड कर देते, बट ये एग्जैक्टली मिड में है। तो उस सिनेरियो में आपको क्या करना है, जब ये एग्जैक्टली मिड में है तो आपको इस नंबर को देखना है, ये वाला नंबर। अगर ये इवन है
तो आप ड्रॉप कर दोगे इस पूरे को। और अगर ये ओड है एंड अगर ये ओड है तो उस केस में आप क्या करोगे, ऐड 1 किसमें, यहाँ पे। जैसे हम अगर ये 51 से ग्रेटर 50 से ग्रेटर होता तो इसके केस में जब हम यहाँ पे 1 ऐड कर देते तो ये 6.3 हो जाता। बिकॉज ये 2 इवन है तो हम इसको ड्रॉप कर देंगे। हम एक और एग्जांपल दिखाते हैं आपको। दैट सपोज 6.350 अभी हम गिवन है और हम इसको 2 डिजिट पे राउंड ऑफ करना चाहते हैं, तो ये 6.3 एंड यहाँ पे हमारे पास 50 है। तो अब ये 50 एग्जैक्टली मिडल में है, तो हमें क्या देखना होगा कि जो ये इससे पहले वाला जो डिजिट है वो इवन है या ओड है। अब ये नंबर ओड है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे, तो मींस जो हमारा राउंडिंग करके आंसर आएगा दैट विल बी 6.4 और इस केस में आंसर था 6.2। सो दैट्स हाउ आप राउंडिंग कर सकते हो और आप सक्सेसिव राउंडिंग कभी नहीं करोगे। मींस अब आप इसको अगर फर्दर राउंड करते हो 1 डिजिट में तो आपको 6 मिलेगा, और यहाँ पे अगर आप इसको भी 1 डिजिट में राउंड करते तो भी आपको 6 ही मिलता। बट इन सम सिनेरियोज आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। दैट्स वाई जब भी आपको राउंडिंग करनी है 2 डिजिट या 3 डिजिट, आपको इनिशियल से स्टार्ट करना है हमेशा और वहां पे सेपरेट आउट करके राउंडिंग करनी है। एक बार आपको इसका रिवीजन दे देते हैं कि जब भी आपको राउंडिंग करनी होगी और जितने डिजिट में आपको राउंडिंग करनी है तो आप उतने डिजिट्स को सेपरेट आउट कर लोगे। जैसे 6.251 है, आप इसको 3 डिजिट में राउंड ऑफ करना चाहते हो तो आपने इसके फर्स्ट 3 डिजिट सेपरेट लिख के और लास्ट वाला जो 4 डिजिट है उसको सेपरेट आउट कर लिया। अब आपको ये देखना है कि अगर ये आपके पास सिंगल नंबर है तो आप इसको देखोगे 10 के स्केल पे। अगर ये 2 नंबर्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो आप इसको 100 के स्केल पे देखोगे। और अगर लास्ट में 3 नंबर्स हैं जैसे यहाँ पे था, जैसे यहाँ पे था यहाँ पे 3 नंबर्स थे हमारे पास, तो आप इसको 1000 की स्केल पे देखोगे और उस स्केल का फिर आपको हाफ देखना है। जैसे 1 है तो 10 की स्केल पे हाफ होता है 5। अगर ये 5 से ज्यादा है तो आप यहाँ पे 1 ऐड कर दोगे इस नंबर में, और अगर नहीं है तो आप इसको ड्रॉप कर दोगे। तो यहाँ पे नहीं था तो हमने इसको ड्रॉप कर दिया। जब आप इसको 2 डिजिट में राउंड ऑफ कर रहे थे तो उस सिनेरियो में आपने फर्स्ट 2 डिजिट को सेपरेट किया और लास्ट 2 डिजिट को सेपरेट किया, और फिर से आपने चेक किया कि क्या ये 100 की स्केल पे उसके हाफ से ज्यादा है। तो 100 की स्केल पे हाफ 50 होता है, तो ये 51 है, ये उससे ज्यादा है। दैट्स वाई आपने यहाँ पे यहाँ पे इस डिजिट में 1 को ऐड कर दिया। सो आंसर विल बी 6.3। सो दैट्स हाउ आप बेसिक राउंडिंग कर सकते हो। और जब भी जीरो वाला केस आएगा तो जैसे ये यहाँ पे 4 डिजिट से और आपको इसको 2 डिजिट में राउंड ऑफ करना था, तो सेपरेट आउट करने के बाद आप ये पहला डेसिमल वाला पॉइंट देखोगे कि इनके पहले वाला पॉइंट कौन सा है। अगर वो इवन है तो आप 50 को ड्रॉप कर दोगे, अगर वो ओड है तो 50 को ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे आप 1 ऐड कर दोगे। सो दैट्स हाउ आप राउंडिंग करोगे। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एरर एनालिसिस में। सो इस पार्ट में अब हमने जो हमारे राउंडिंग ऑफ था उसको कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो हम इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन में, दैट इज एरर एनालिसिस। सो लेट मी स्टार्ट। एरर एनालिसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एरर क्या होता है? एरर होता है डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड एक्चुअल वैल्यू। जो एक्चुअल वैल्यू है और जो मेजरमेंट थी उसके बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज एरर। नाउ आपको ये डाउट आ सकता है दैट मेजरमेंट करने के बाद ही तो एक्चुअल वैल्यू मिलती है। सो जो एक्चुअल वैल्यू हमने ली उसमें भी तो एरर हो सकता है। तो यस एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि
जब आपने एक्चुअल वैल्यूज के लिए मेजरमेंट की तो उसमें भी एरर था। सो मोस्ट ऑफ द जो एक्चुअल वैल्यूज होती है उनकी बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट की जाती है, जितने हमारे पास प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी हेल्प से की जाती है, और उसके बेसिस पे फिर बाकी की मेजरमेंट्स में एरर्स को कैलकुलेट किया जाता है। तो एंड यस, बिल्कुल पॉसिबल है कि जो एक्चुअल वैल्यू हो उसके अंदर भी एरर हो। सो एरर को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होते हैं सिस्टमैटिक एरर्स और सेकंड होते हैं रैंडम एरर्स। सिस्टमैटिक एंड सेकंड इज रैंडम। अभी रिसेंटली जो नीट के एग्जाम थे उसमें रैंडम एरर्स के बारे में क्वेश्चन भी पूछा गया था, दैट डिफाइन करो कि इस टाइप के एरर्स को क्या बोलेंगे, तो उसका आंसर रैंडम एरर था। तो जो सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं इनका जो सोर्स होता है वो नोन होता है। मीन्स हमें ये पता होगा कि ये एरर आ कहां से रहा है। लाइक आप लेंथ मेजर कर रहे हो तो जो आपकी मेजरिंग स्केल है उसी के अंदर एरर है और उसका आपको पता है। सो उसको जब आपको पता है उस एरर को, तो आप उसको क्या कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। सो बिकॉज इनका सोर्स नोन है तो कैन बी मिनिमाइज्ड। अगर हम रैंडम एरर्स पे आए तो सोर्स अननोन होता है, पता नहीं होता हमें कि किसके वजह से हो रहा है। तो अगर सोर्स अननोन है सो इनको मिनिमाइज करना वेरी हार्ड है, बहुत मुश्किल है, वेरी हार्ड टू मिनिमाइज। उसके बाद जो ये सिस्टमैटिक्स एरर्स हैं ये किसके वजह से भी आते हैं, चेंज इन एनवायरनमेंट और एनवायरमेंटल कंडीशंस। लाइक टेम्परेचर चेंज हो गया, प्रेशर चेंज हो गया, एयर वेलोसिटी चेंज हो गई। तो इस टाइप के जो एरर्स हैं, बिकॉज हमें ये पता है कि सपोज कीजिए आप कोई मेजरमेंट ले रहे हैं, एक बार आपने उसको समर्स में लिया, एक बार आपने विंटर्स में लिया, तो दोनों टाइम पे जो वैल्यूज है वो अलग अलग आई, और आपको ये पता है कि बिकॉज ड्यू टू चेंज इन वेदर ये वैल्यूज अलग अलग आई हैं, तो आपको उसका सोर्स पता लग गया, और अगर सोर्स पता लग गया तो वो सिस्टमैटिक एरर के अंदर आ गया। और आप उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हो कि आप दोनों मेजरमेंट्स को सेम वेदर में ही लो, बिकॉज कि आप दो मेजरमेंट को अलग अलग ना करके एक ही टाइम पे लो, सो दैट आप एरर को मिनिमाइज कर पाओ। बिकॉज बट जो रैंडम एरर होते हैं वो उनका सोर्स जो होता है अननोन होता है, और उसके केस में आप ऐसे टेम्परेचर, प्रेशर या इन चीज़ों से उसको मिनिमाइज नहीं कर सकते। उनको मिनिमाइज करने का एक ही मेथड होता है, दैट टेक मल्टीपल ऑब्जर्वेशन विद सेम सेटअप एंड स्लाइट चेंज इन एनवायरनमेंट। अब इसका मीनिंग क्या होगा कि सपोज कीजिए आप कोई मेजरमेंट ले रहे हो और आप उसको 2 टाइम्स पे मेजरमेंट करते हो। आप सपोज आप 3 मेजरमेंट ले रहे हो, आप एक 5 AM पे मेजरमेंट लेते हो, एक 6 AM पे मेजरमेंट लेते हो, और एक 7 AM पे मेजरमेंट लेते हो। अब जो 5 AM है, 5 AM है, ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। तो अर्ली मॉर्निंग्स में क्या होता है कि इतने ज्यादा व्हीकल्स नहीं होते हैं। तो व्हीकल्स आपको ये पता होगा, जब भी अगर कोई सेंसिटिव मेजरमेंट ले रहे हैं तो वहां पे व्हीकल्स की वजह से जो वाइब्रेशंस होती हैं वो भी मेजरमेंट को डिफेक्टिव कर सकती है, मेजरमेंट को चेंज कर सकती है। जो LHC है, आप इसको गूगल कर सकते हैं, LHC इज लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर। ये एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है, और इसी टाइप की वाइब्रेशन से कि जब भी ह्यूमंस ग्राउंड पे चलते हैं या हमारी मशीनरीज चलती हैं, बाइक्स, कार्स वगैरह जब भी चलती हैं, तो उनसे ग्राउंड में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं। तो उन वाइब्रेशंस का एक्सपेरिमेंट पे असर ना पड़े, इसलिए जो LHC है उसको अंडरग्राउंड बनाया गया है। उनको
उनको इतना प्रिसाइज मेजरमेंट्स चाहिए कि उन्होंने पूरी ऑब्जर्वेटरी को अंडरग्राउंड बनाया है। आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हो। ये सर्न है, यूरोप के अंदर आता है, और सर्न के अंदर LHC, लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे वर्क करते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन टाइमिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे आपको लेस एरर्स दिखें और 7 AM पे आपको मोर एरर्स दिखें। सपोज कीजिए यहाँ पे अभी व्हीकल स्टार्ट हो गए, तो यहाँ पे आपको मोर एरर्स दिख रहे हैं। तो एक एरर जो 5 AM पे प्रेजेंट नहीं है बट 7 AM पे प्रेजेंट है, तो आप ये डिसाइड कर पा रहे हो कि ड्यू टू टाइम डिफरेंस की वजह से ये एरर आ रहा है। और अगर आप वहां पे आप उसका सोर्स भी आइडेंटिफाई कर पाओ कि व्हीकल्स की वजह से वो एरर आ रहा है, तो वो किसके अंदर चला जाएगा, सिस्टमेटिक एरर्स में। बट जब आप ये तो आइडेंटिफाई कर पाए कि टाइम में डिफरेंस करने की वजह से एरर तो आ रहा है बट उसका सोर्स आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो वो चला जाएगा रैंडम एरर्स के अंदर। तो मोस्टली जो वाइब्रेशंस होती हैं, व्हीकल्स की वाइब्रेशंस होती हैं, वो रैंडम एरर्स की वजह से जाती हैं, बिकॉज किसी एक पर्टिकुलर व्हीकल के टाइप वाइब्रेशंस की वजह से जो एरर आ रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो दूसरे की वजह से नहीं आएंगे। सो उनमें सोर्स को पता कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। सो सिस्टमैटिक एरर जहां पे आपको सोर्सेज पता हो, और सोर्सेज पता होने के बाद आप उसको मिनिमाइज कर पाए। रैंडम एरर जहां पे आपको सोर्सेज पता ना हो और उनको मिनिमाइज करना बहुत मुश्किल होता है। और मिनिमाइज करने का, दोनों टाइप के एरर्स को मिनिमाइज करने का एक जो कॉमन मेथड है, दैट इज मीन। कि आप क्या करो, टेक मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस एंड देन फाइंड आउट मीन। मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस लीजिए और फिर आप उनका मीन लीजिए, तो उससे क्या होगा, एरर रिड्यूस हो जाएगा। अब इससे एरर कैसे रिड्यूस होगा, लेट मी एक्सप्लेन इन ब्रीफ कि होगा क्या। तो सपोज कीजिए जो एरर है वो वाइब्रेशन की वजह से आ रहा है, कि आपके आसपास कुछ चीजें मूव कर रही हैं, उनसे वाइब्रेशंस हो रही हैं, और वाइब्रेशंस की वजह से आपकी जो मेजरमेंट है वो चेंज हो रही है। और आप क्या कर रहे हो, वी आर मेजरिंग लेंथ ऑफ वायर। तो क्या होगा कि जैसे अभी हमने ऊपर वाले टाइम पे डिस्कस किया कि हम एक टाइम स्केल ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट रीडिंग हमने 6 o'clock पे ली, सेकंड रीडिंग हमने 6:10 पे ली, और थर्ड रीडिंग हमने 6:20 पे ली। इस टाइम पे सपोज वाइब्रेशंस थी, और वाइब्रेशंस की वजह से जो हमारी रीडिंग थी वो इंक्रीज हो गई। तो हमारी जो रीडिंग आई, सपोज कीजिए 2.52 आई, वैल्यू थोड़ा इंक्रीज हो गई। इस टाइम पे वाइब्रेशंस नहीं थी, तो सपोज वैल्यू 2.50 आई। और इस टाइम पे जो वाइब्रेशंस थी, वाइब्रेशन अवेलेबल थी, बट वो अपोजिट डायरेक्शन में थी। समहाउ वी डोंट नो व्हाई, बट समहाउ वो अपोजिट डायरेक्शन में थी, और सपोज नंबर ज्यादा था तो उससे वैल्यू रिड्यूस होगी, 2.46 हो गई। अब जो एक्चुअल वैल्यू है आपकी वो 2.50 होनी चाहिए, बिकॉज हमें ये पता है, बिकॉज हमने ये आपको एग्जांपल देते हुए बताया कि इस टाइम पे कोई वाइब्रेशंस नहीं थी। बट एक्सपेरिमेंट जब आप कर रहे हैं तो आपको नहीं पता लग सकता, कि बिकॉज जो वाइब्रेशन होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, तो आप पता नहीं कर सकते कि कब है या कब नहीं है। तो इसलिए जब आप डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस लेते हो और जब आप इन तीनों का मीन निकालोगे, तो उस केस में जो मीन आएगा, मीन विल बी, इट इज, तो जो आपका यहाँ पे मीन आएगा दैट इज 2.49। तो अब ये आपके मीन में अगर कहीं पे पॉजिटिव एरर आया था, जैसे यहाँ इस केस में हमारा पॉजिटिव एरर था, हमें वैल्यू से पता लग रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव एरर है, और यहाँ पे हमारा नेगेटिव एरर है, वैल्यू रिड्यूस हो गई। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एरर एक दूसरे को एडजस्ट कर पाते हैं। सो दैट्स वाई जब भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, मल्टीपल रीडिंग्स लेनी होंगी, सो दैट जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव एरर्स हैं वो एक दूसरे को, उनको चांस मिले एक दूसरे को काउंटर करने का, एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करके बैलेंस करने का, सो दैट आपको एक मीन रीडिंग मिल पाए और उसमें कम से कम एरर हो। एक दूसरा एग्जांपल हम आपको देते हैं कि सपोज कीजिए आपके पास एक वायर है,
और वायर नॉर्मली सर्कुलर होती है, बट ये वाली वायर सर्कुलर नहीं है। जो आपकी वायर है उसकी शेप कुछ ऐसे है, इलोंगेटेड शेप है, एग शेप है, तो उसकी जो डायमेंशंस है वो थोड़ा डिफरेंट है। जो ये वाली डायमेंशन है हमने इसको बोल दिया a, और ये जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है इसको हमने बोल दिया b। सो जो आपकी वर्टिकल डायमेंशन है उसको हमने a बोला, और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन को हमने b बोला। तो जब आप a के क्रॉस मेजरमेंट करोगे तो आपको लार्जर वैल्यू मिलेगी, और जब आप b के क्रॉस मेजरमेंट करोगे तो आपको स्मॉलर वैल्यू मिलेगी। बट अगर आप ऐसे मल्टीपल ऑब्जर्वेशन लोगे कि आपने a की ली, b की ली, और आप ऐसे अलग अलग एंगल्स पे ले सकते हो, कि आप एक मेजरमेंट ऐसे ले सकते हो, फिर एक मेजरमेंट आपने ऐसे ले ली, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक मेजरमेंट आपसे गलत ली जाए और आप उसको ऐसे डायगोनली ना लेके अपोजिट एंड पे थोड़ा डिफरेंस पे ले लो। तो जब आप ऐसे मल्टीपल वैल्यूज लोगे, मल्टीपल रीडिंग्स लोगे, तो किसी रीडिंग में एरर ज्यादा होगा, किसी रीडिंग में एरर कम होगा, और किसी रीडिंग में एरर नेगेटिव होगा, किसी रीडिंग में पॉजिटिव एरर, किसी में नेगेटिव एरर, किसी में किसी अदर टाइप का एरर। तो जब आप ऐसे मल्टीपल रीडिंग्स लोगे और फिर आप उनका सम करके मीन निकालोगे, तो जो आपके मोस्ट ऑफ द एरर्स हैं वो पॉसिबिलिटी है, ओनली पॉसिबिलिटी है, हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि ओनली पॉसिबिलिटी है दैट वो एरर्स कैंसल हो जाए एक दूसरे के साथ और आपके पास कम से कम एरर बचे। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, जब भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे आपको मल्टीपल रीडिंग्स लेने के लिए बोला जाएगा और बाद में आपको उनका मीन लेना होगा। सो दिस इज कॉल्ड मीन एरर। तो हमने एरर्स पढ़ लिए, दो टाइप के हैं, रैंडम, सिस्टमेटिक। और अब हम जो ये था हमारे सोर्स के बेसिस पे, और हम अब डिफाइन करेंगे कुछ एरर्स के टाइप्स को, कि कैसे हम जब एरर एनालिसिस करेंगे तो कुछ टर्म्स हैं जो हम एरर के साथ पढ़ेंगे, हम उनको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले आता है मीन एरर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीन वैल्यू, मीन वैल्यू क्या होगी, एवरेज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। आपने जितनी भी ऑब्जर्वेशन ली उन सबका एवरेज क्या होगा, मीन वैल्यू। सपोज आपकी ऑब्जर्वेशन है A1, A2, A3 एंड A4। आपके पास चार ऑब्जर्वेशन है और ये चारों ऑब्जर्वेशन है, तो जो A मीन होगा दैट विल बी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 बाय 4। ये आपकी हो जाएगी मीन वैल्यू। उसके बाद आता है आपके एरर्स। और ये एरर कौन से होंगे, इंडिविजुअल एरर्स। तो एरर को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम A1 के अंदर एरर निकालना चाहें कि A1 के अंदर कितना एरर है, सो डेल्टा A1 जो होगा आपको वो देगा, और A मीन को हम AM लिखते हैं सो दैट शॉर्ट में लिख पाए। A1 के अंदर एरर होगा A मीन माइनस A1। अब ये डिपेंडिंग अपॉन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है कि A मीन की वैल्यू क्या है। ऐसे ही A2 के अंदर एरर होगा AM माइनस A2, और A3 के अंदर एरर होगा AM माइनस A3। सिमिलरली अगर आप A4 में एरर निकालना चाहते हैं तो AM माइनस A4। ये हमारे पास इंडिविजुअल एरर्स आ जाते हैं। नाउ दीज एरर्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये एरर पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल हम कुछ रैंडम वैल्यूज लेके आपको दिखाते हैं कि सपोज कीजिए A1 इज 2, A2 इज 3, A3 इज 4 एंड A5 इज आल्सो 3। तो ये आपने ऑब्जर्वेशन ली और आपके ये आंसर्स आए।
तो जब आप ए मीन निकाल रहे होंगे तो आप सबको सम करोगे 2 + 3 + 4 + 3/4 and 7. Let us change some value so that हम easy calculate 7 3 10. ओके, तो ये 12/4 हो जाएगा, 7 3 10 और मीन की वैल्यू आ जाएगी 3. सो एरर इन फर्स्ट वैल्यू आएगा डेल्टा A1. डेल्टा A1 will be A mean minus A1. सो 3 - 2, तो ये पॉजिटिव एरर आया. अगर आप A2 के अंदर एरर निकालते हो दैट विल बी 3 - 3 0. A3 के अंदर आप एरर निकालते हो दैट विल बी 3 - 4. तो ये देखिए यहाँ पे आपको नेगेटिव एरर मिलेगा. और ऐसे ही ये 4 था, तो जो A4 के अंदर आपको एरर मिलेगा तो वो 0 मिलेगा. तो ऐसे आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव एरर आ सकते हैं. ओके, सो विद दिस हमने बेसिक एरर कर लिया. अब ये हो गया इंडिविजुअल एरर. अब हम करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर. तो उससे पहले आपको एब्सोल्यूट एरर के बारे में पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट एरर क्या होगा. अब एब्सोल्यूट एरर में क्या कंसेप्ट है, जब आपने ये देखा कि ये जो एरर्स हैं, जब हमने आपको यहाँ पे एग्जांपल से भी दिखाया साइड में, ये वाले एग्जांपल से, कि ये एरर्स पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, बट आपको जब आप एक्चुअल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, रियल लाइफ में डील कर रहे हो, तो आपको जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है उसका नहीं पता. तो आप रियल लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव एरर्स नहीं कैलकुलेट कर सकते, बिकॉज जो ये मीन वैल्यू है, जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसमें भी ऑलरेडी एरर्स हैं. जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उस एक्सपेरिमेंट से आपने वैल्यूज निकाली और उससे आपने मीन निकाला, तो मीन वैल्यू के अंदर भी एरर हो सकता है, बिकॉज इसके अंदर एरर्स थे, वो एरर्स ऐड हो गए, तो वो एरर भी यहाँ पे आ गया. तो जो आप ये इंडिविजुअल एरर्स निकाल रहे हो, इनके अंदर भी एरर्स फर्दर पॉसिबल हैं, और उसकी वजह से ये जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन है, इस पे रिलाय नहीं किया जा सकता. सो दैट्स वाई क्या समझा जाता है कि सभी के सभी एरर हम पॉजिटिव मान के चलते हैं, और हम क्या निकालते हैं, मैक्सिमम एरर ऑलवेज. सो एब्सोल्यूट एरर में यही कंसेप्ट यूज किया जाता है, दैट कि हम क्या करेंगे जब एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे होंगे, तो उस सिनेरियो में हम जो सभी एरर्स हैं इनका पॉजिटिव बना देंगे. और पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, हम इनका मॉडुलस ले लेते हैं कि ये हमारा एब्सोल्यूट एरर इन A1 हो गया, ये एब्सोल्यूट एरर इन A2, ये एब्सोल्यूट एरर इन A3, और ये एब्सोल्यूट एरर इन A4 हो गया. अब इससे आप निकाल सकते हो मीन एब्सोल्यूट एरर. तो जब आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इनको जस्ट आपको सम करना होगा, और फिर आप इनको नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हो. यहाँ पे हमारे पास 4 एरर्स थे, तो आप इनको 4 से डिवाइड कर सकते हो. तो ये देता है आपको मीन एब्सोल्यूट एरर. और अगर हम ऐसे मीन नॉर्मल एरर निकालते तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इनमें से कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे, तो एक दूसरे कैंसिल आउट होकर 0 दे सकते हैं. जैसे इस सिनेरियो में अगर आप सभी एरर्स को ऐड करोगे तो ये सभी ऐड होकर 0 दे देंगे, तो हम मीन एरर निकाल ही नहीं पाएंगे. सो दैट्स वाई मीन एरर की जगह पे एब्सोल्यूट एरर का कंसेप्ट आता है कि कुछ एरर्स पॉजिटिव कुछ नेगेटिव हैं, और एक दूसरे को कैंसिल करके वो एरर से एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं. इसका मीनिंग ये नहीं है कि ऑब्जर्वेशन में एरर कैंसिल हो गया. सो दैट्स वाई हम लेके आते हैं एब्सोल्यूट एरर, जहाँ पे क्या होता है कि हम सभी एरर्स को पॉजिटिव मान के चलते हैं, और सभी को पॉजिटिव लेके फिर उनका मीन निकालते हैं. तो उससे जो एरर आता है उसको बोला जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर. तो अगर हम इसी एग्जांपल में मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने जाएं, इस सिनेरियो में जो मीन एब्सोल्यूट एरर होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, तो दैट विल बी 1 + 0. ये -1 था तो इसको फिर से 1 कर देंगे, पॉजिटिव बना देंगे, फिर से 0, और हमारे पास 4 एरर्स थे तो डिवाइड बाय 4, तो इट विल बी 2/4 एंड हाफ. मीन्स अब हम क्या मान के चलेंगे कि जो हमारी ये मीन वैल्यू है 3, इसके अंदर हाफ का एरर है, और ये हाफ पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तो इसलिए ±हाफ. तो ये हमारा आंसर रहेगा. ओके,
इनको हम जो इंडिविजुअल एरर्स थे हमने इसका मीन क्यों नहीं निकाला, बिकॉज ये एरर्स में चांसेस हैं कि इनके एरर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें और हमें एरर की वैल्यू 0 मिल जाए। बट एक्चुअल में एरर में जो हमारी मेजरमेंट है उसमें एरर है, सो दैट्स वाई हम निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, और जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसको आप प्लस माइनस मीन में लिख देते हो, तो ये आपका फाइनल वैल्यू हो जाती है कि आपकी जो मीन वैल्यू है, आपकी मीन वैल्यू है दैट इज 3 प्लस माइनस 0.5। इस 3 के अंदर एरर है 0.5 का, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, हमें नहीं पता। और जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे आगे फर्दर, तो आप हमेशा पॉजिटिव एरर लेके चलोगे, नेगेटिव वाला नहीं लेके चलोगे। सो दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। और इसके बाद हमारा एरर के अंदर एक और होता है दैट इज रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर्स के सिनेरियो में क्या होता है, जैसे हमने जो A1 था उसके केस में जो एब्सोल्यूट एरर निकाला हमने, वो एब्सोल्यूट एरर आया था मॉडुलस डेल्टा A1। तो अगर हमको उसको रिलेटिव एरर में कन्वर्ट करना है तो हम इसको क्या करेंगे, A1 से डिवाइड कर देंगे। अगर हमें मीन वाली वैल्यू है जो, उस मीन वाली वैल्यू में उसमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो जैसे इस वैल्यू के अंदर अगर हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो इसमें क्या होगा, जो एरर टर्म है दैट इज 0.5, इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, मींस एरर डिवाइडेड बाय इट्स ओरिजिनल वैल्यू। जब भी आपके पास कोई वैल्यू गिवन है, सपोज आपके पास गिवन है b प्लस माइनस डेल्टा b, और इसमें आपको रिलेटिव एरर निकालना है, तो रिलेटिव एरर हो जाएगा डेल्टा b बाय b। और अगर आप इसको परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा b बाय b इंटू 100। और इसका एग्जांपल हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ये वैल्यूज ली थी, उसके बाद हमने इनके एरर्स निकाल लिए थे। तो इन वैल्यूज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारी A1 है, इनको हमको ऐसे लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है दैट A प्लस माइनस डेल्टा है। तो जब हम A1 के लिए लिख रहे हैं तो A1 के लिए ये 2 है इनिशियल वैल्यू, और उसमें जो एरर है दैट इज +1, सो +1। नाउ जो सेकंड वैल्यू है A2 दैट इज 3, और उसमें एरर था 0 का, और जो थर्ड वैल्यू है दैट इज 4, उसमें एरर था -1 का, और जो थर्ड वैल्यू में -1 का और फोर्थ वैल्यू में 0 का एरर अगेन। तो अगर इनको रिलेटिव एरर के टर्म में लिखना है तो इट विल बी 1/2, इट विल बी 0/3, इट विल बी 1/4 एंड इट विल बी 0/3। और जो हमारी मीन आई थी, मीन वाली वैल्यू हमारी आई थी 3 प्लस माइनस 0.5, तो इसके केस में रिलेटिव एरर हो जाएगा 0.5/3। अब अगर इसको परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना है तो आप इसको मल्टीप्लाई 100 कर दोगे, इसको भी मल्टीप्लाई 100 कर दोगे, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे, और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सो ऐसे आप एरर्स निकाल पाओगे। तो हम इस वीडियो में एक लास्ट में क्वेश्चन कर रहे हैं, सो दैट आपको एरर एनालिसिस का थोड़ा बेसिक जो हमने अभी तक डिस्कस किया है वो आप अंडरस्टैंड कर पाए प्रॉपर एग्जाम्पल की हेल्प से। सो कुछ मेजरमेंट की गई हैं, और जो मेजरमेंट्स हैं उनकी वैल्यू है समथिंग लाइक दिस। A1 is 2.620, A2 2.625, A3 2.628 and A4 2.626। ये वैल्यूज हैं डायमीटर की। एक वायर का डायमीटर मेजर किया गया और उसकी ये वैल्यूज मिली हमें, 4 बार मेजर किया गया और चारों बार अलग अलग वैल्यू मिली। तो हमें पहले तो मीन डायमीटर निकालना है। तो जो मीन डायमीटर होगा, ए मीन, इन सभी वैल्यूज को हम ऐड करेंगे,
और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 4 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको सोल्व करके आएगा 2.6258। और आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, यहाँ पे 4 है सब में, तो आपको इसको 4 डिजिट्स में ही रखना है। तो मीन्स आप इसको राउंड ऑफ करोगे, और जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे 4 डिजिट्स में, तो आप इसको सेपरेट लिखोगे, इसको सेपरेट लिखोगे, और ये 5 से ज्यादा है तो यहाँ पे 5 में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 626 सेंटीमीटर। ये सभी ऑब्जर्वेशन सेंटीमीटर में है। सो ये आपकी मीन वैल्यू आएगी। अब आपको एरर्स निकालने, इंडिविजुअल एरर्स। तो डेल्टा A1 हो जाएगा ए मीन माइनस A1, और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप देखोगे कि जो ए मीन है वो 626 है, ग्रेटर है 620 से, तो यहाँ पे पॉजिटिव एरर मिलेगा 0.006 सेंटीमीटर का। अब ऐसे आप डेल्टा A2 निकालते हो तो वो आपको मिलेगा 0.01 सेंटीमीटर, बिकॉज ये 1 लेस है। A3 निकालते हो तो A3 ग्रेटर है इससे, तो ये नेगेटिव एरर आएगा, नेगेटिव 0.02। A4 में आएगा जो एरर है दैट विल बी 0 एरर, बिकॉज दोनों वैल्यूज सेम है, 0.0 सेंटीमीटर। अब अगर आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हो, मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, तो उसमें हम जो पॉजिटिव और नेगेटिव एरर होते हैं सबको पॉजिटिव मान के कैलकुलेशन करते हैं। तो आप इसको भी पॉजिटिव मानोगे, ये भी आपका पॉजिटिव रहेगा, जो नेगेटिव था ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और लास्ट में 0.0 डिवाइड बाय 4। सो जब आप इनको ऐड करोगे तो ये आएगा 0.009 डिवाइड बाय 4, और जब आप इसको सॉल्व करोगे 0.02 1 अगेन 2 एंड 5। अब इसमें देखिए आप, इसमें नंबर बढ़ गए आपके, तो आपको सेम नंबर में रखना है। तो ये 4 डिजिट्स में था, तो यहाँ पे भी आपको 4 डिजिट्स में ही रखना है, 0.002, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जो आपकी फाइनल वैल्यू होगी वो आपको समथिंग लाइक ऐसे मिलेगी, दैट 2.626 प्लस माइनस 0.002, ये आपकी फाइनल मेजरमेंट होगी। और अगर आप इसको अंदर रिलेटिव एरर निकालना चाहते हो तो रिलेटिव एरर हो जाएगा 0.02 बाय 2.626, ये रिलेटिव एरर है। और अगर परसेंटेज एरर आप निकालना चाहोगे तो 0.002 2.626 इंटू 100, ये आपका परसेंटेज एरर आ जाएगा। सो विद दिस हम हमारी आज की इस वीडियो को फिनिश करते हैं। हमने इसमें एरर एनालिसिस, सिग्निफिकेंट डिजिट्स, और उसके बाद हमने राउंडिंग के बारे में पढ़ा था। सो अगर इस वीडियो से आपको कोई इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली हो या आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए हों, देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं एनी हाउ, तो आप इस QR कोड पे स्कैन करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये फाइनेंशियल ऐप्स है, बुक्स वगैरह खरीदने में हमें मदद मिलती है, सो दैट हम मोर क्वेश्चंस और मोर क्वेश्चन सीरीज आपके पास लेके आ पाएंगे, एंड बेटर कंप्यूटर हार्डवेयर खरीदने में भी मदद मिलती है। सो विद दिस हम आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में हम जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इसमें एरर एनालिसिस से रिलेटेड वो कंप्लीट करेंगे, एंड फिर बाद में इस जो चैप्टर है इससे रिलेटेड जो नीट एंड जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं हम उनको कंप्लीट करेंगे। सो विद दिस thanks for watching, and keep on sharing, subscribing. We will meet in next video.